Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn and grow together. तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे दौर की जब यूरोप पर कुछ ऐसे राजाओं और रानियों का राज था जिनके पास बेहिसाब ताकत थी। ये था निरंकुश सम्राटों का जमाना, एक ऐसा वक्त जिसने देशों की शक्ल ही बदल कर रख दी। अच्छा, इस पूरी बातचीत को शुरू करने के लिए पहले इस सवाल पर सोचते हैं कि जब सारी की सारी पावर किसी एक शासक के हाथ में आ जाए तो उसका समाज पर असर कैसा होता है। यही सवाल हमें निरंकुशता या एब्सोल्यूटिज्म की जड़ तक ले जाता है। तो 16वीं से 18वीं सदी के बीच यूरोप में गवर्नेंस का पूरा तरीका ही बदल रहा था। ये वो समय था जब पावर धीरे धीरे कुछ खास लोगों के हाथों से फिसलकर सिर्फ एक इंसान के हाथ में आ रही थी, और वो था राजा। तो ये निरंकुश सम्राट या एब्सोल्यूट मोनार्क आखिर होता कौन है? सीधी सी भाषा में ये एक ऐसा राजा या रानी है जिसकी पावर पर कोई लगाम नहीं होती। उनका कहा हर शब्द कानून था और उनकी कोशिश होती थी कि समाज की हर छोटी बड़ी चीज उनके कंट्रोल में रहे। सवाल ये उठता है कि राजा अचानक इतने पावरफुल बने कैसे? असल में कई ऐतिहासिक बदलावों ने उनके लिए जमीन तैयार की। पुरानी सामंती व्यवस्था जो जमींदारों पर टिकी थी अब कमजोर पड़ रही थी। नए शहर बस रहे थे और चर्च का दबदबा भी पहले जैसा नहीं रहा था। इसी पावर वैक्यूम को यानी शक्ति के खालीपन को भरने के लिए सम्राट आगे आए। चलिए अब थ्योरी से निकलकर असल दुनिया में देखते हैं कि ये सब कैसा दिखता था। और हमारी पहली केस स्टडी है स्पेन, जहां फिलिप द्वितीय ने दिखाया कि निरंकुशता को असल में लागू कैसे किया जाता है। देखिए, उस जमाने में स्पेन के पास बेशुमार दौलत थी जो अमेरिकी कॉलोनियों से आ रहे सोने और चांदी की वजह से थी। फिलिप द्वितीय ने इसी दौलत का इस्तेमाल अपनी ताकत बढ़ाने के लिए किया। उन्होंने खुद को कैथोलिक धर्म का रक्षक कहना शुरू कर दिया और इस टाइटल का इस्तेमाल करके न सिर्फ स्पेन को एक किया बल्कि पूरे यूरोप में प्रोटेस्टेंट धर्म के खिलाफ जंग भी छेड़ी। इससे उनकी ताकत और भी बढ़ गई। और अब बात करते हैं इतिहास के शायद सबसे मशहूर निरंकुश सम्राट की, फ्रांस के लुई 14वें, जिन्हें सूर्य राजा या द सन किंग के नाम से भी जाना जाता है। लुई का बचपन कोई आसान नहीं था। उन्होंने बहुत कम उम्र में अमीरों और कुलीनों का विद्रोह देखा था और उस हिंसा ने उनके दिमाग पर एक गहरा असर छोड़ा। उसी अनुभव ने उन्हें सिखा दिया था कि अगर सत्ता में टिके रहना है तो इन कुलीनों को हमेशा अपने काबू में रखना ही होगा। अब ये जो सूर्य राजा वाली बात है ये बहुत दिलचस्प है। लुई 14वें ने अपनी एक इमेज बनाई, जैसे वो फ्रांस का चमकता सूरज है और देश की सारी शक्ति उन्हीं से निकलकर चारों ओर फैलती है। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये उनकी बेहिसाब ताकत का एक बहुत पावरफुल सिंबल था। लुई के शासन के दो अलग अलग पहलू थे। एक तरफ तो उनकी नीतियों ने व्यापार को खूब बढ़ावा दिया जिससे देश में तरक्की हुई, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो बहुत भारी पड़ा। उन्होंने प्रोटेस्टेंट ह्यूगेनॉट्स को मिली धार्मिक आज़ादी को ख़त्म कर दिया, जिसके बाद हज़ारों की तादाद में हुनरमंद कारीगर और व्यापारी फ्रांस छोड़कर चले गए और इससे इकॉनमी को बड़ा झटका लगा। तो स्पेन और फ्रांस के इन उदाहरणों से हमें निरंकुशता के बारे में क्या पता चलता है? आइए अब उन तरीकों को समझते हैं जिनका इस्तेमाल ये शासक अपनी पावर को बनाए रखने के लिए करते थे। देखिए, इन राजाओं के पास अपनी पावर बनाए रखने के कुछ खास तरीके थे। वो धर्म से लेकर सामाजिक मेलजोल तक हर चीज पर नजर रखते थे। अपनी ताकत दिखाने के लिए बड़े बड़े और खर्चीले दरबार लगाते थे और पूरी अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए एक सरकारी सिस्टम बनाया। असल में इन्हीं तरीकों ने आज के मॉडर्न देशों की नींव रखी। और आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत ही ज़रूरी और पुराने सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं कि किसी एक इंसान के हाथ में कितनी पावर होनी चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा ना हो जाए। निरंकुशता का ये दौर हमें आज भी सरकार, शक्ति और आम इंसान की आज़ादी के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.